ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, महंगी गाड़ियां, 7 स्टार्स होटल्स और बहुत सारा पैसा। दोस्तों, दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेगस ऑन स्टेरॉइड भी कहा जाता है। दुबई दुनिया की सबसे हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल तकरीबन 60 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? क्या इस सब चमक दमक के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो सबसे छुपाई जा रही है? क्या वाकई दुबई इतना अमीर है? क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? आइए दोस्तों, जानते हैं आज डेली कवर की इस वीडियो में कि आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी सारे कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, जबकि बाकी 95% टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा ही है? क्या दुबई ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं? मेरे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। कैसे? आइए चलते हैं 200 साल पहले, जब 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा लिया। इस मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, मखदूम बिन भुट्टी और उबैद बिन सैद, और इस आजादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल के बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम बिन भुट्टी दुबई का रूलर बन गया, और आज की डेट तक इसी खानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आजादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कुछ खास अच्छे तो नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमजोर था और सिर्फ फिशिंग के जरिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। फिर 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स नहीं था। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया, मगर इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे, और उसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कुछ खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें कई 100 कश्तियां तबाह हो गई और बहुत से लोग मारे गए। दोस्तों, ये मरने वाले वो सारे मछलियां पकड़ने वाले थे जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मजीद खराब हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला कर रख दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि लोगों ने दूसरे मुल्कों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनीज ने सऊदी अरेबिया में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर कर लिए। अगले 20 साल तक सारी मगरबी दुनिया सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व को एक्सप्लॉइट करने और वहां पर पाइपलाइंस बनाने पर बिजी रही, और इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर रहा। 1958 में अबू धाबी में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए, और वहीं से इस सारे हिस्से की तकदीर बदलने का आगाज हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व इतने ज्यादा तो नहीं थे कि दुबई की तकदीर बदलते, मगर दुबई की इकोनॉमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी स्टेबल हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट कर रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए। दोस्तों, दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे मुल्क से लड़ाई नहीं ले सकता जिसके पास पूरी दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो, और साथ ही में ये बात भी काफी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरी ही तरफ अबू धाबी के मालिक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान को भी ये ख्याल था कि अगर इस पूरे रीजन ने तरक्की करनी है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि सब एमिरेट्स मिलजुल कर रहें। इसीलिए 1971 में यूएई वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान शामिल थे। अबू धाबी इस नई कंट्री का
कैपिटल बन गया और शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई का पहला प्रेसिडेंट बन गया। और ये था दोस्तों दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट्स, ये एमिरेट्स एयरलाइन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद दुबई अपने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। सारी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए। मल्टीनेशनल अपने ऑफिस दुबई में खोलने लगी और दुबई का पोर्ट एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ को मिलाने वाला एक ब्रिज बन गया। इसीलिए दोस्तों दुबई ये क्लेम करता है कि ऑयल पे उसकी डिपेंडेंसी 1% से भी कम है। लेकिन जब भी दुबई किसी मुश्किल में पड़ता है तो गेस करें कि उसे बचाने कौन आता है? जी हाँ दोस्तों, तेल से मालामाल अबू धाबी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलकर रह गई थी। दुबई का हाल ये था कि लोग अपनी गाड़ियाँ एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए थे। दुबई पूरी तरह तबाह हो गया था और तभी अबू धाबी ने एंट्री की और $10 बिलियन का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया। दोस्तों इसके बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से तब्दील करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। अगर 2008 में अबू धाबी ना होता तो दुबई फॉर श्योर डिफॉल्ट कर जाता। तो ये तो हो गया पॉइंट 1 कि दुबई का ये क्लेम कि उसकी इकोनॉमी ऑयल पर नहीं चलती, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि दुबई की आधी से ज्यादा इकोनॉमी अबू धाबी पर डिपेंड है और अबू धाबी का 85% रेवेन्यू तेल से आता है। दूसरा पॉइंट है दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, जहां से दुबई अपना काफी रेवेन्यू जनरेट करता है। 2014 के बाद से दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल तौर पर गिर रही हैं। 2021 तक ये प्राइसेस इतनी गिर चुकी थी कि अगर आप 2010 में खरीदी गई अपनी कोई भी प्रॉपर्टी 2021 में बेचते तो आपको कम से कम 50% लॉस होता। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एप्रिशिएट करती है, मतलब वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन दुबई में पिछले 8 सालों में बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब एक तरफ तो दुबई में आपको हर तरफ कंस्ट्रक्शन होती नजर आएगी, मगर दूसरी ही तरफ आपको खाली बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेज भी नजर आएंगे और उसकी वजह है ओवर सप्लाई। असल में दुबई का मोटो है बिल्ड एंड दे विल कम, मतलब बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स वगैरह बनाओ, बाहर से लोग खुद ही आकर उन्हें आबाद करेंगे। मगर बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा रही है और इसी ओवर सप्लाई की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल गिर रही हैं। इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है मैदान 1, जो दुबई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2015 में काम शुरू हुआ, मगर आज 8 साल गुजरने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर जाया करने के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला ग्रुप बैंकरप्ट हो चुका है और हर तरफ ऐसी खाली बिल्डिंग्स हैं जिन पर करोड़ों दिरहम लग चुके हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को एक मच नीडेड बूस्ट मिला। बेसिकली काफी रशियन एंड यूक्रेनियन बिजनेसमैन जिनकी प्रॉपर्टीज यूरोप में फ्रीज हुई हैं, वो अब दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ महीनों में काफी ऊपर गई है। लेकिन ये ट्रेंड जाहिर है टेम्परेरी है, क्योंकि जंग के बाद ये सारे इन्वेस्टर अपना पैसा दुबई से निकाल लेंगे। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि FTF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन न लेने पर ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर लिया है और आने वाले दिनों में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इस फैसले से काफी अफेक्ट हो सकती है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दुबई एक्सपो। दोस्तों कोविड की वजह से 2020 के बजाय ये एक्सपो 2021 में हुआ और इसे सारे एक्सपर्ट अब बिलियंस डॉलर फेलियर कह रहे हैं। पिछले कोई 9 सालों से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस एक्सपो से पूरी दुनिया से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म टर्म के अलावा और कुछ नहीं साबित हुआ। आइए दोस्तों चलते हैं अब दुबई के चौथे फैक्टर की तरफ और वो है दुबई फॉरेन पॉलिसी। पिछले 4 से 5 सालों से यूएई ने बहुत एक्टिविटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी से अलाइन किया है, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि यूएई ईरान और दूसरे एंटी सऊदी देशों और ग्रुप्स के निशाने पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी ऑयल फील्ड पर होने
ہونے والے میزائل اٹیک کی، جن کی رسپانسبلٹی یمنی حوثیوں نے قبول کی تھی۔ ایران بھی آلریڈی UAE کو اسرائیل کے ساتھ فرینڈشپ بڑھانے کے معاملے میں تھریٹ کر چکا ہے۔ اب دبئی اور ابوظہبی کو جو چیز دنیا کے باقی شہروں سے ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ ہے زبردست لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن۔ اسی لیے بڑی بڑی کمپنیز اپنے ہیڈ آفیسز دبئی میں کھولتی ہے، لیکن اس تھریٹ کے بعد اگر خدا نہ خواستہ دبئی پر ایک بھی میزائل اٹیک ہو گیا تو سارے انویسٹر اور بزنس مین کا کانفیڈنس زیرو ہو جائے گا، اور اس سے بھی بڑا امپیکٹ آئے گا دبئی کے ٹورزم پر۔ پانچواں فیکٹر ہے سورس آف ریونیو۔ دوستو، دبئی دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جہاں پر 0% انکم ٹیکس ہے، مطلب آپ جو کچھ بھی کماؤ آپ کو گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ دنیا کی ساری ٹاپ اکانومی اور امیر ترین کنٹریز میں بھی انکم ٹیکس ہوتا ہے، اور اسی ٹیکس کے پیسوں سے گورنمنٹ ویلفیئر اور انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ انکم ٹیکس نہ ہونا جہاں باہر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی اٹریکشن ہے، وہیں دبئی کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم بھی ہے کہ آخر کب تک وہ اس پالیسی کو لے کر چلتا ہے، کیونکہ دبئی کو ہر حال میں ٹورزم کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم چاہیے۔ کچھ مہینوں پہلے ایسے رومرز آئے تھے کہ 2023 میں دبئی انکم ٹیکس انٹروڈیوس کر رہا ہے، مگر ابھی تک کچھ بھی فائنلائز نہیں ہوا۔ دوستو، ان پانچوں فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو فار شیور ہے کہ دبئی کا فیوچر ابوظہبی پر ڈیپینڈ ہے، چاہے وہ گلوبل آئل ڈیمانڈ ہو یا پھر UAE کے فارن پالیسی جو ابوظہبی ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ دوسری ہی طرف دبئی کو ٹورزم کے علاوہ انکم سورسز ڈیولپ کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ کنسٹرکشن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پراپرٹیز کی سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ نہ بڑھے اور نتیجہ تن پراپرٹیز پرائزز سٹیبل رہیں۔ اس کے علاوہ دبئی 90% آبادی امیگرینٹس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دبئی کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی گلف کنٹری انہیں نیشنلٹی نہیں دیتا۔ دوستو، ان سب چیزوں کے باوجود اس صحرا میں جس طرح یہ شہر کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ پوری دنیا میں آپ کو دبئی جیسا کوئی شہر نہیں ملے گا، لیکن یہ چمک دمک کب تک رہتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، آپ کا دبئی کے فیوچر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ